हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करते हैं 16 से 20 मई 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ, ये है वो है, बट आप लोग भी ये सोचो कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर लाइक बिल्कुल नहीं मिलेंगे तो थोड़ा तो मैं डिमोटिवेटेड होऊंगा। तो 2-3 दिन लग जाते हैं कई बार मुझे अपना मोटिवेशन गेन करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, प्लीज़ डू दैट फॉर मी। लाइक बस कर लें, कमेंट कर दें, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट कर दें। मैं अगर आपने ये 5 दिनों के न्यूज़ एनालिसिस पढ़ा है कहीं से तो भी आप इस एनालिसिस को देख लीजिएगा। मैं प्रिटी श्योर हूँ कि आप कम से कम 60-70% न्यूज़ आर्टिकल्स नहीं पढ़े होंगे जो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। स्पेशली जो 2026 में यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए शेड्यूल भी आ गया, आप सब जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले 2-3 पेज तो आप छोड़ देना, चौथे पेज से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आना शुरू होंगे। जैसे कि पहला जो न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अगर आप देखेंगे तो सिटीजनशिप चैप्टर में पूरा एक टॉपिक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 2 न्यूज़ आर्टिकल आज आया है। आज हम इनके बेसिस पे देखेंगे कि क्या है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और क्या उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या उनको सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 है 2005 में, 1955 है सॉरी, उसको अमेंड किया गया था 2005 में भी, और उसके बाद नोटिफिकेशन आया था 2021 में जिसमें ओसीआई रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कंसेप्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है कौन। तो जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति हु वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया, और एट एनी डेट देयर आफ्टर, ठीक है। एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप इन 1950 अगर कोई व्यक्ति रहा होगा तो वो भी एलिजिबल रहेगा फॉर ओसीआई कार्ड। जैसे कि एक पर्सन हुआ वाज एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950 इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर ओसीआई कार्ड। देन पर्सन फ्रॉम टेरिटरीज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया, तो जैसे गोवा, दमन, दीव ये सब आई, तो ये वाले व्यक्ति भी एलिजिबल हैं। एंड डिसेंडेंट्स ऑफ द एलिजिबल पर्सन, मतलब कि चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अ पर्सन हु क्वालिफाइज अंडर द अबव कैटेगरीज, वो भी एलिजिबल है फॉर ओसीआई कैटेगरी, ओसीआई कार्ड, ठीक है ना। इसके अलावा स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन और ओसीआई कार्ड होल्डर, स्पाउस अगर आप हैं इंडियन सिटीजन के या ओसीआई कार्ड होल्डर के तो आप भी एलिजिबल हैं, ठीक है। बट इट शुड बी द मैरिज इज रजिस्टर्ड एंड हैज सब्साइडेड फॉर एटलीस्ट टू कॉन्टिन्यूस ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के 2 साल पहले से कम शादी हुई रखी होनी चाहिए। अब एलिजिबल कौन नहीं है ओसीआई कार्ड के लिए, तो एनीवन हु इज और हुज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और एनी अदर कंट्री स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजेट। तो याद रखिएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, एंड कोई और कंट्री अगर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो वो भी अलाउड नहीं रहेंगे। Then foreign military और पुलिस पर्सनल who are serving or retired except for the Israeli citizens, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है फॉर OCI स्टेटस। Then stateless persons और refugees as OCI requires a valid foreign passport, तो अगर आप स्टेटलेस हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो आपको OCI कार्ड नहीं बन सकता है। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन 2024 जून में आया था कि इट इज़ मैंडेटरी टू कैप्चर बायोमेट्रिक्स ऑफ ऑल ओसीआई एप्लीकेंट्स ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो अगर कोई भी ओसीआई एप्लीकेंट रजिस्टर कर रहा है तो बायोमेट्रिक देना आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा जो पीआईओ कार्ड होल्डर्स थे, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स थे, उनको भी कहा गया था कि आप अपने कार्ड को ओसीआई कार्ड में कन्वर्ट करवा लीजिए। तो ये भी एक सुविधा बीच में आई थी 2021 के दौरान, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि ओसीआई स्टेटस कैंसिल कैसे हो सकता है अगर आप फ्रॉड या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से लेते हो, डिसअफेक्शन टुवर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर शोकेस करते हो, इफ़ यू आर इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी के अगेंस्ट है तो भी आपका ओसीआई कार्ड चला जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है और मोर विद 5 years ऑफ ओसीआई रजिस्ट्रेशन, मतलब कि अगर आपको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है और 5 साल से ज़्यादा आपका ओसीआई कार्ड रजिस्टर है तो भी आपको हटा दिया जाएगा। इफ़ यू आर वायलेटिंग एनी लोकल लॉ इवन माइनर इन्फ्रैक्शन विद द, तो ये ऑब्वियसली बात है, अगर आप चाहें तो उसका भी ओसीआई कार्ड हटा सकते हैं अगर आप लॉ के अगेंस्ट जाते हैं तो। बेनिफिट्स क्या है ओसीआई कार्ड के, तो पहले तो मल्टीपल एंट्री हो जाती है, मतलब बार बार आपको अलग से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, आप पड़ती है आपको ओसीआई कार्ड होल्डर है तो मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं। लाइफ लॉन्ग वीज़ा आपको इंडिया का मिल जाता है।
यू आर एग्जेम्प्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद द FRRO, जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है। आप कितने भी समय के लिए रुकें, आपको वहाँ पर रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। NRIs के बराबर आपको सुविधा मिलती है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड्स में, जैसे कि आप JEE एग्जाम, नीट एग्जाम दे सकते हैं, सारी चीज़ें दे सकते हैं। एंट्री फी भी आपकी नेशनल पार्क म्यूजियम में उतनी ही लगती है। You can also you have the ability to use the OCI card as identity proof for obtaining a PAN card, driving license, बैंक अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं अगर आप रेजिडेंट हैं इंडिया में, अगर आप OCI कार्ड दिखा दें तो। अब लिमिटेशन क्या है, OCI कार्ड होल्डर्स जो हैं वो वोट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस, दे कैन नॉट होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज आप नहीं बन सकते हैं, और यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट कंटेस्ट। कुछ एक्टिविटीज़ आपको रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मिशनरी वर्क अगर आपको करना है, माउंटेनियरिंग करनी है, जर्नलिज्म करना है, या आपको विजिटिंग करनी है प्रोटेक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में, तो आपको एक परमिट लगेगा। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं। देन OCI कार्ड होल्डर्स कैन नॉट परचेज एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउसेज और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़। तो आप एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ भी नहीं खरीद सकते हैं। You cannot hold government jobs unless specified by the central government। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी OCI कार्ड से रिलेटेड। आई होप मैंने आपको पूरा ही बता दिया, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप याद रखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है वीर स्वामी जजमेंट मस्ट बी रीविजिटेड। ये है आपने जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है कि जो वीर स्वामी जजमेंट है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो द 1991 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेल्ट विद द इशू ऑफ वेदर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाज एप्लीकेबल टू द हायर कोर्ट जजेस और नॉट। ये जो वीर स्वामी केस है, पहले तो इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब चूंकि आ गया है, वाइस प्रेसिडेंट ने इस पर कोट कर दिया है, कमेंट कर दिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वीर स्वामी जजमेंट, ठीक है ना। लिख लीजिएगा इस तरह से अपने नोट्स में, वीर स्वामी जजमेंट, ठीक है। और उसमें है क्या, 1991 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वेदर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाज एप्लीकेबल टू द हायर कोर्ट जजेस और नॉट, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो टर्म यूज किया है वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ये जुडिशियल लेजर डीमेन है, जुडिशियल लेजर डीमेन है। एंड उसने कहा कि वीर स्वामी जजमेंट के बाद हमको चेंज होने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कह दिया था कि जो जजेस, हाई कोर्ट जजेस, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट, है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड ऑल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, इसको रिविजिट करने की आवश्यकता है, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है। 1991 का जजमेंट है। तो अगर आपसे पूछे किससे रिलेटेड है तो अब आप बता ही दोगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वह है अमित शाह जी ने लॉन्च किया है E0 FIR इनिशिएटिव। E0 FIR इनिशिएटिव क्या है, मैं आपको पहले तो बॉडी बता दूं जिसने इसको स्टार्ट किया है। तो यह है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, गवर्नमेंट की बॉडी है, I4C इसको बोलते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड उसको देखती है, एक्ट्स को। तो इनका ये कहना है कि E0 FIR इनिशिएटिव जो है उसमें अगर कोई भी व्यक्ति दो माध्यमों से, कौन कौन से दो माध्यम से, दो मीडियम्स हैं, एक तो आप 1930 हेल्पलाइन नंबर है आपका, 1930 हेल्पलाइन नंबर, और दूसरा आपकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। तो 1930 हेल्पलाइन नंबर या cybercrime.gov.in में जा करके अगर आप कोई फाइनेंशियल फ्रॉड रजिस्टर करते हो और उस फाइनेंशियल फ्रॉड की अगर जो वैल्यू है वो 10 लाख से ज़्यादा की है, इफ़ द फाइनेंशियल क्राइम इज़ ऑफ मोर देन 10 लाख रुपीज़, तो वो ऑटोमेटिकली एक EFIR में कन्वर्ट हो जाएगी वो कंप्लेंट, ठीक है ना। तो दो माध्यम आपको बता दिए, 1930 हेल्पलाइन नंबर है और दूसरा cybercrime.gov.in है। अगर यहाँ पे आप जाके कंप्लेंट करते हो और आपकी कंप्लेंट वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा की है, मतलब फ्रॉड वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा की है, तो ये तुरंत ये चीज़ कहाँ जाएगी, ये चीज़ चली जाएगी आपके FIR के रूप में चली जाएगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना, इसको आप याद रखेगा। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। एडिटोरियल में लीड एडिटोरियल जो है मैं सेकंड डिस्कस करूँगा, गेटिंग द माइक्रो पिक्चर एट दी पंचायत लेवल। तो यहाँ पे लीड एडिटोरियल है आपका गेटिंग द माइक्रो पिक्चर एट दी पंचायत लेवल। तो सबसे पहले यहाँ बात चल रही है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग चैलेंजेस की। मतलब कि देखो
डिसीजन मेकिंग जो होती है वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी डिसीजन लो, आपको पहले आउटकम देखने चाहिए, उसके एविडेंसेस देखने चाहिए, उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो आप सिंपल से यहाँ पे उसके चैलेंजेस पहले ऑथर ने डिस्कस किए हैं कि गवर्नमेंट एम्फसाइज करता है डेटा ड्रिवन डिसीजंस में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है ना, कि गवर्नमेंट एक तो बोलता है कि भैया डेटा ड्रिवन डिसीजंस लो, मतलब पहले डेटा कैप्चर करो फिर आप इम्प्लीमेंटेशन करो, लेकिन यहाँ पे डेटा बात चलती है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अब कैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, क्या चैलेंज है? सबसे पहले ऑथर ने कहा कि भाई सेंसस का डेटा आज तक आपने रिलीज नहीं किया, 2021 में रिलीज होना था बट आज तक नहीं रिलीज किया। तो जब डेटा ही सेंसस ही हमारे पास 2011 का है लेटेस्ट, तो हम 2025 में पॉलिसी मेकिंग कैसे करेंगे? तो इट इज़ हिंडरिंग द रिसर्च। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि बार बार जो सर्वे की मेथडोलॉजीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो इससे टाइम सीरीज डेटा अवेलेबिलिटी जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, जो मेथडोलॉजी चेंज होती है उससे भी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा डेटा जो गवर्नमेंट पोर्टल में है इट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली, पब्लिक और मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं है, पब्लिक उसको बहुत ईजिली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिटिक्स टूल्स ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल्स आर ऑल्सो अंडर डेवलप्ड। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स खोलो तो आधी चीज़ें तो वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। इनफैक्ट मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे दूँ, मुझे योजना का एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन चाहिए था मंथली, जो डिजिटल फॉर्मेट में हो, बट मैं वो वेबसाइट पे जाता हूँ, कभी आज तक मैंने वो कंप्लीट नहीं कर पाया। वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो ब्रेक कर जाती है वेबसाइट। उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला कि पोर्टल डेवलपमेंट में है पिछले 6 सालों से। अब यही सारी प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इसके बाद फिर डिसीजंस जो होते हैं फिर एक्सपीरियंस या इंट्यूशन के बेसिस पे ले जाते हैं सीनियर ऑफिशियल्स के, रादर दैन डेटा। तो आप बात एक तरफ एविडेंस बेस्ड करते हो, लेकिन कुल मिलाकर के ये चैलेंजेस हैं डेटा से रिलेटेड। ठीक है ना, अब ऑथर ने कहा है कि डेटा जनरेशन और एक्सेसिबिलिटी के बारे में, तो नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 में आई थी, जिसका एम है टू मेक नॉन सेंसिटिव डेटा पब्लिक बट यूजेबिलिटी इज पुअर। तो उन्होंने कहा है कि 2012 में आपने नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी लाई। उसका एम था कि भाई डेटा जो है नॉन सेंसिटिव वो पब्लिक के साथ शेयर किया जाए, बट उसकी यूजेबिलिटी बहुत पुअर है। इसके अलावा ग्रास रूट लेवल का जो डेटा है, यानी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट्स का, दे आर कलेक्टेड बट प्राइमरली सर्व सीनियर ऑफिसर्स नॉट लोकल स्टेक होल्डर्स। ऑब्वियस सी बात है, जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का डेटा है वो तो वेबसाइट और डोमेन पे भी नहीं होता पब्लिक के लिए, वो केवल सीनियर ऑफिशियल्स के पास जाता है और लोकल स्टेक होल्डर्स के पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। पोर्टल्स प्रायोरिटाइज द नीड ऑफ डिपार्टमेंट हेड्स नॉट लोकल फंक्शनरीज और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उनका कहना है कि जो पोर्टल्स बनते भी हैं वो डिपार्टमेंट के हेड, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल या चीफ सेक्रेटरी या ACS हो गए, या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, उनके ईज के लिए बनाए जाते हैं पोर्टल, ना कि जो डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे, लोकल लेवल पे फंक्शनरीज हैं उनके लिए। ठीक है ना, तो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अब ऑथर ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बात की है 2022-23 में जो लॉन्च हुआ था, तो 2022-23 में जो का डेटा रिलीज हुआ है, तो इट वाज रिलीज इन अप्रैल 2025। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2020-23 ये रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा। और कब रिलीज किया गया है? अप्रैल 2025 में। बेसिकली इट्स अ कंपोजिट इंडेक्स विद 435 इंडिकेटर्स, 435 इंडिकेटर्स का डेटा है ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ठीक है, एंड इसमें लगभग 2.16 लाख 2.16 लाख ग्राम पंचायत हैव बीन कवर्ड, 11,000 ग्राम पंचायत एक्सक्लूडेड क्योंकि उनका डेटा अवेलेबल नहीं था। उत्तर प्रदेश प्रोवाइडेड डेटा फॉर ओनली 40% ऑफ इट्स ग्राम पंचायत विच हैज रेज्ड अ कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंटल गैप्स एंड ऑल। अब जो PAI यानी कि पंचायत एडवांसमेंट पोर्टल है, आप जा सकते हैं www.pai.gov.in। तो इट इनेबल्स द सरपंच एंड वार्ड मेंबर्स टू अंडरस्टैंड देयर ग्राम पंचायत स्टेटस एंड एक्शन नीडेड। तो जो ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर्स हैं, सरपंच हैं, वो जा करके इस पोर्टल में अपनी जो उनकी ग्राम पंचायत है उसके बारे में समझ सकते हैं कि क्या एक्शंस चाहिए और उनके जो लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका क्या स्टेटस है। तो आप सबको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो लोकल लेवल पे भी हैं, तो उनका क्या स्टेटस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होने वाला है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का। अगर आप चाहें तो हेल्दी पंचायत इंडिकेटर्स में आप अपने देख सकते हैं कि पंचायत की स्टेटस क्या है, हेल्थ क्या है आपकी पंचायत की, और किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है एलोकेशन ऑफ फंड में ये गाइड कर सकती है, जैसे कि MP लैड या MLA लैड स्कीम है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, तो वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ऑब्वियसली बात है ऑथर ने कहा है कि भाई डेटा
डेटा एनालिस्ट को आप डिप्लॉय करिए रेगुलर लेवल पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल पे, ताकि वो कर सके बेसिकली लोकल लेवल पे जो डेटा की महत्ता है उसको और बना सके। इसके अलावा इट इज़ अ कॉल टू एक्शन, इट्स नॉट जस्ट अ रैंकिंग, केवल रैंकिंग नहीं है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, बल्कि एक कॉल टू एक्शन है कि इसमें आपकी जो कमियां हैं उसको आप पूरी करने की कोशिश करें। अगला जो टॉपिक है वो था ऑपेड पेज का, बियॉन्ड ट्रेवल एंड बॉयकॉट एंड ट्रेवल कैंसलेशंस। तो ये आर्टिकल लिखा गया है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग इंडियाज रिलेशनशिप विद टर्की एंड अजरबैजान। अब ये टर्की अजरबैजान क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, मैं आपको सिंपल रीज़न बताता हूँ। रीज़न है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा स्कर्मिश हुआ बीच में, रिसेंटली वॉर टाइप सिचुएशन बनी, उसमें टर्की और अजरबैजान दोनों ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। ऑब्वियस सी बात है, दैट क्रिएटेड अपहीवल इन इंडियन डायस्पोरा, जो इंडिया में लोग हैं उनमें भी और जो बाहर रह रहे हैं हमारे डायस्पोरा उसमें भी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि टर्की एंड अजरबैजान दे सपोर्टेड पाकिस्तान आफ्टर द पहलगाम मैसेकर, एंड इन रिएक्शन टू दैट इंडियन ट्रेवलर्स बिगैन कैंसलिंग द ट्रिप्स टू बोथ द कंट्रीज। भारत के जो ट्रेवलर्स थे उन्होंने टर्की और अजरबैजान दोनों जगह की जो ट्रिप्स हैं वो कैंसिल करना शुरू कर दिया। मैं बहुत पहले भी बाकू गया था कुछ दिनों पहले, आई कैन शेयर एक्सपीरियंस। बाकू इज़ अ वेरी गुड प्लेस, बट ना अगर मुझे पता होता तो मैं भी नहीं जाता तब, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत पहले चला गया बिफोर पहलगाम, तो ऑब्वियसली बात है आई कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट, बट दिस इज़ अ गुड स्टेप। अगर मेरा बाद में होता तो मैं भी कैंसिल करता डेफिनेटली। टूर ऑपरेटर्स इन इंडिया जो थे उन्होंने ऑपरेशन जो प्रमोशनल पैकेजेस थे, ऑफर्स थे, उनको हटा लिया, एंड देयर वाज अ सोशल मीडिया कैंपेन विच वाज कॉलिंग फॉर बॉयकॉट टर्की एंड अजरबैजान। इसके अलावा IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, JNU दे सस्पेंडेड द MOUs विद टर्किश यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। एंड टर्की एंड पाकिस्तान उनके काफ़ी डिफेंस टाइज करीब के हैं, ठीक है ना। तो टर्की सपोर्ट करता है पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पे, एंड पाकिस्तान सपोर्ट करता है टर्की को साइप्रस मुद्दे पे, ठीक है। रीज़न ये है। एंड टर्की ने चूंकि अजरबैजान को सपोर्ट किया था इन कन्फ्लिक्ट विद आर्मेनिया, आपको ये बताओ कि अजरबैजान और आर्मेनिया का भी डिस्प्यूट चलता है, इस कारण से भी आप सब जो बेसिकली आपका टर्की है वो अजरबैजान को चूंकि सपोर्ट किया था, तो अब अजरबैजान अपना फेवर कर रहा है। नाउ ऑथर ने बोला कि क्या डेटा है हमारे बीच में, क्या ट्रांसफ़र है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसका बता रहे हैं। तो देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं टर्की के साथ, स्पेशली टर्की के साथ। तो इंडिया का जो ट्रेड एसोसिएशन है विद टर्की इट इज़ वेरी लेस, बहुत मिनिमल है, एंड इंडिया इंपोर्ट करता है लगभग 1% ऑफ द क्रूड ऑयल। अजरबैजान हालांकि बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं इकोनॉमिकली, क्योंकि इट वाज थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल बायर इन 2023। इंडिया जो था वो थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल बायर था अजरबैजान से, तो अजरबैजान कैन सफ़र अलॉट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो अजरबैजान में हमारे ट्रेवलर्स हैं वो 2024 में 10% तक बढ़ गए थे, मतलब वहाँ के 10% ट्रेवलर्स इंडिया के ही थे, तो दैट वाज अ वेरी इंक्रीज नंबर। टर्की के साथ हमारे जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे गए हैं, है ना, जो ऑब्वियस सी बात है उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेंगे बाद में, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है रिलेशंस को यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि नोटिसेबल कैंसलेशंस हुए हैं, हालांकि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है दोनों कंट्रीज़ में, बट स्टिल अगर कैंसलेशंस होंगे तो उनकी गवर्नमेंट को समझ में आएगा, क्योंकि भारत में बहुत लोग हैं यार, देखो बहुत लोग हैं। अगर 1% ने भी कैंसिल कर दिया ना तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला टॉपिक था एटमाइजर। ये एटमाइजर क्या होता है, बस सिंपल डेफिनेशन याद रखना है। एन एटमाइजर इज अ डिवाइस दैट क्रिएट्स अ स्प्रे, याद रखिएगा, एटमाइजर इज अ डिवाइस दैट क्रिएट्स अ स्प्रे। अब एक स्प्रे क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ड्रॉप्स दैट डिस्पर्सेस एज गैस। ड्रॉप्स का कलेक्शन होता है स्प्रे, जो कि गैस की तरह निकलता है, ठीक है ना। जैसे आपने स्प्रे किया होगा, परफ्यूम डाला होगा आपने, है ना। तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ एटमाइजर्स बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ स्प्रे रिक्वायर्ड, बट सिंपल सी बात याद रखिएगा, स्प्रे एटमाइजर क्या है, इट्स अ डिवाइस दैट क्रिएट्स अ स्प्रे। स्प्रे क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ड्रॉप्स दैट डिस्पर्स एज गैस। तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। चाइना टी पॉट रिफाइनरीज विल बी हिट इफ ईरान सैंक्शंस गो। अगर ईरान के सैंक्शन हटा दिए जाते हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करना शुरू किया है,
है ना। एंड ये टी पॉट रिफाइनरीज का जो बिजनेस मॉडल है चाइना को, उसको इम्पैक्ट कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये चाइना की टी पॉट रिफाइनरीज क्या होती हैं। याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको अपने नोट्स में। चाइना की टी पॉट रिफाइनरीज बेसिकली स्मॉल इंडिपेंडेंट ऑयल रिफाइनरीज हैं जो कि चाइना में ऑपरेट करती हैं, विच ऑपरेट आउटसाइड द स्टेट ओन्ड ऑयल इंडस्ट्रीज डायरेक्ट कंट्रोल। तो स्टेट के कंट्रोल में ये नहीं रहती हैं। स्मॉल इंडिपेंडेंट ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं चाइना में, उनको टी पॉट रिफाइनरीज बोला जाता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। साइज इनका बहुत कम होता है, छोटा होता है, प्राइवेटली ओन्ड होती हैं एंड या फिर लोकल गवर्नमेंट इसको रन करता है। मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रन नहीं करता है। टी पॉट रिफाइनरीज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड सिंपल ऑपरेशन के कारण इनका नाम रहता है। शेंडोंग प्रोविंस जो है चाइना में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया ऑपरेट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं जो पिछले दिनों के न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो फैक्चुअल इंपॉर्टेंट हैं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली 2 मार्कर 1 मार्कर में 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो देख लेते हैं। पहला है पेरितो मोरेनो ग्लेशियर। अब ये पेरितो मोरेनो ग्लेशियर न्यूज़ में था रिसेंटली। इट इज़ लोकेटेड इन अर्जेंटीना, ठीक है ना। अब क्यों ये न्यूज़ में था? बिकॉज इट इज़ एक्सपीरियंसिंग अलार्मिंग चेंजेस रिसेंटली। बहुत सारा इसका आइस ब्लॉक जो है वो मेल्ट हो गया एंड इसका जो स्टेबिलिटी है वो फ्रैक्चर हो गया इसी कारण से, है ना। एंड बिकॉज ऑफ द ड्रामेटिक आइस कैल्विंग इवेंट्स इट हैज़ बिकम अ फोकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। पेरितो मोरेनो ग्लेशियर नाम ही ग्लेशियर है एंड इट इज़ बेसिकली रिफर्ड टू एज वाइट जायंट। याद रखिए, इसको वाइट जायंट भी कहते हैं। सिचुएटेड नियर एल कैलाफेटे, सेंटा क्रूज, अर्जेंटीना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1981 से ये, ठीक है ना। वाइट जायंट बोलते हैं पेरितो मोरेनो ग्लेशियर। अगली न्यूज़ थी ऑपरेशन गिडन्स चैरियट। तो ऑपरेशन गिडियंस चैरियट क्या है? तो इजराइल ने इनिशिएट किया है मिलिट्री ऑफेंसिव, एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन गिडियंस चैरियट, विच इज़ एम्ड एट प्रेशरिंग हमास फॉर रिलीज ऑफ द इजरायली हॉस्टेजेस। तो जो इजरायली हॉस्टेजेस उनको रिलीज करवाने के लिए, हमास पे प्रेशर डालने के लिए ऑपरेशन गिडियंस चैरियट लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। शिरुई लिली फेस्टिवल, इट वॉज इन न्यूज़। ये कहाँ मनता है? उखरूल, मणिपुर नाम की जगह है, उखरूल नाम की जगह है मणिपुर में, सॉरी। तो शिरुई लिली फेस्टिवल वहाँ पे इट इज़ सेट टू टेक प्लेस फ्रॉम May 20, 2025 and it is the first since ethnic conflict erupted in May 2023 and festival aims to boost tourism and the local economy। बहुत ज़्यादा सफ़र भी हो चुकी है। अगला है ग्रेल मिशन। अब ये ग्रेल मिशन किसका है? तो ये नासा का है ग्रेल मिशन दैट हैज़ रिवील्ड डिफरेंसेस बिटवीन मून्स 2 हेमिस्फीयर्स। याद रखिएगा, ग्रेल मिशन जो कि नासा का मिशन है, इसने रिवील किया है द डिफरेंसेस बिटवीन मून्स 2 हेमिस्फीयर, है ना। एंड इट इंडिकेट्स द नियर साइड ऑफ द मून विच फेसेस अर्थ, इट इज़ जियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फार साइड। जो कि अर्थ से दूर है साइड, वो फार साइड हो गई। एंड द डिस्कवरी शेड्स लाइट ऑन द मून्स फॉर्मेशन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल। इसका नाम है ग्रेल मिशन। ग्रेल का फुल फॉर्म है ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी। याद रखिए, ग्रेल मिशन इज ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन and it is aimed to map the moon's gravitational field. It was launched in 2011। दो इसमें ट्विन स्पेसक्राफ्ट है जिनका नाम है एब एंड फ्लो। द नेम ऑफ द ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स आर एब एंड फ्लो। ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला है एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। तो एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार जो है, इट वाज अ मिलिट्री फील्ड एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन May 2025। याद रखिएगा, किसी कंट्री के साथ हम तीस्ता प्रहार नहीं करते हैं। तो अगर कंफ्यूज करने के लिए दे कि भैया ये बांग्लादेश के साथ हम करते हैं ऐसे, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे इंटरनल एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाया था अलग अलग हमारी फोर्सेस के साथ, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आर्टिलरी, आर्मर्ड कॉर्प्स, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, पैरा स्पेशल फोर्सेस है, तो आर्मी के ही जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। अगला टॉपिक है आरबीआई का सरप्लस प्रॉफिट के रिगार्डिंग। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सबको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका सरप्लस को ट्रांसफर करना। देखो, आरबीआई जो है वो दूसरे बैंकों के जैसे प्रॉफिट और डिविडेंड शेयर नहीं करता। जैसे एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है ना, तो अपने प्रॉफिट और डिविडेंड को गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है, मतलब वो गवर्नमेंट का ही प्रॉफिट माना जाता है, फिर उसमें शेयरिंग होती है। तो प्रॉफिट और डिविडेंड शेयर नहीं करता है आरबीआई। आरबीआई जो है वो सरप्लस शेयर करता है, मतलब जितना उसके पास एक्स्ट्रा होता है उसमें से कुछ पार्ट वो शेयर कर देता है, ठीक है। उसके लिए कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है।
तो ये बेसिकली एक जो नियम है ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का सेक्शन 47। याद रखिएगा, ये डिविडेंड नहीं देता है कमर्शियल बैंक्स के जैसा, ये केवल प्रॉफिट सरप्लस जो होता है वो ट्रांसफर करता है। एंड इसके लिए पहले आरबीआई क्या करता है, अपने अकाउंटिंग और एक्सपेंसेस के जो प्रोविजंस हैं, कितना खर्चा होगा वो सब माइनस करके जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है वो पूरा फिर गवर्नमेंट के साथ शेयर कर देता है। सेक्शन 47 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है मारांग बारू। अब ये मारांग बारू क्या है, इसको पारसनाथ हिल भी कहा जाता है। मारांग बारू को पारसनाथ हिल भी कहा जाता है। इट इज़ अ रिलीजियस साइट इन झारखंड। झारखंड की एक रिलीजियस साइट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है बोथ फॉर द संथाल आदिवासीज एंड जैन कम्युनिटीज़। तो जैन कम्युनिटी के लिए भी और संथाल आदिवासीज दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रेड वैल्यू रखती है। झारखंड हाई कोर्ट ने रिसेंटली इन्फोर्स कर दिया था बैन ऑन द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ मीट एंड अल्कोहल ऑन दिस हिल, डिनोटिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग इनर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट। तो याद रखिएगा झारखंड हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया था, बैन ऑन द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ मीट एंड अल्कोहल ऑन दिस हिल। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, पारसनाथ हिल इज बेसिकली रिवर्ड बाय जैन्स एज द प्लेस जहाँ पे 20 ऑफ द 24 तीर्थंकराज अटेंड निर्वाण। तो निर्वाण 24 में से 20 तीर्थंकराज को यहीं मिला है ना। एंड बेसिकली द हिल फीचर्स ओवर 40 जैन टेम्पल्स एंड संथाल ऑन द अदर हैंड विजिट मरांग बारू एज अ डीटी एंड होल्ड इट एज अ वाइटल पार्ट ऑफ देयर कल्चर। तो संथाल इसको मरांग बारू बोलते हैं, वो पारसनाथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो संथाल याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 143 है क्या, बेसिकली ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बेसिकली प्रेसिडेंट जो होता है वो एडवाइसेस मांग सकता है ऑन एनी मैटर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 के अंतर्गत ये है, याद रखिएगा, दे मे रिफर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दैट अराइज और आर लाइकली टू अराइज, है ना, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स को। लेकिन याद रखिएगा ये जो कंसेप्ट है 1935 के एक्ट से आया था एंड सुप्रीम कोर्ट का जो ये इसमें बेसिकली वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। हालांकि जब प्रेसिडेंट रिफर करता है क्वेश्चन को तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना ज़रूरी है, दे मस्ट हियर इट। एंड एक आर्टिकल 145 का सबसेक्शन 3 है जो कहता है कि जज बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस विल डिलिबरेट ऑन द मैटर। तो वो बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इंक्वायरी का आंसर दें या ना दें। हालांकि वो देते हैं बट ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा ये एडवाइजरी ओपिनियन होता है, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि प्रेसिडेंट उसके एडवाइस से बाइंडेड है, तो बाइंडेड भी नहीं, ठीक है। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है भार्गवास्त्र, यानी कि एक रिवोल्यूशनरी काउंटर ड्रोन सिस्टम जो कि ड्रोन स्वार्म्स के अगेंस्ट काम करता है। ड्रोन स्वार्म्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली आपने देखा हो जब जम्मू कश्मीर में जब अटैक हुआ था तो उस समय पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ भेजे थे, ठीक है ना, और उन ड्रोन्स को रोका जाएगा इस भार्गवास्त्र के माध्यम से, ठीक है ना। तो एक रिवोल्यूशनरी काउंटर ड्रोन सिस्टम है जिसको डेवलप कौन कर रहा है, सोलार डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड, और ये ड्रोन स्वार्म्स को रोकने का काम करेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इट इज डिजाइन टू काउंटर द ड्रोन थ्रेट्स इफेक्टिवली, जैसा मैंने आपको बताया, एंड इट कैन डिटेक्ट द ड्रोन्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर दूर से भी ये डिस्टेंस से भी ये ड्रोन को डिटेक्ट कर लेता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगला टॉपिक है द साराप छू कंजर्वेशन रिजर्व। याद रखेगा, इसको ऑफिशियली नोटिफाई किया गया था 7 मई को, एंड ये रिजर्व जो लोकेटेड है स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इट इज़ नाउ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन एरिया इन इंडिया। This reserve aims to protect the biodiversity and ecology of the Spiti Valley region in हिमाचल प्रदेश। याद रखेगा, एंड ये जो है बेसिकली ये स्नो लेपर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए भी काम करता है। किसके लिए काम करता है, स्नो लेपर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए भी काम करता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। साराप छू जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, बॉर्डर्ड बाय द यूटीज ऑफ लद्दाख टू द नॉर्थ। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज इन द ईस्ट। साउथ इसमें काबजीमा नाला आता है एंड चंद्रताल वाइल्ड सेंचुरी वेस्ट में आती है। अगला टॉपिक है हेस्टैक एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा, हेस्टैक का फुल फॉर्म है हेलोस्कोप एट येल सेंसिटिव टू एक्सियन कोल्ड डार्क मैटर। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, हेस्टैक एक्सपेरिमेंट। बेसिकली इट इज एम्ड एट डिटेक्टिंग द एक्सियंस। याद रखिएगा, एक्सियंस को डिटेक्ट करने के लिए है। एक्सियंस एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स होते हैं विच आर प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स फॉर डार्क मैटर। कहा जाता है कि डार्क मैटर जो एक्सियन से बना हुआ है, ठीक है ना। हेस्टैक याद रखिए, एक्सियंस आर हाइपोथेटिकल एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रपोज टू रिजॉल्व द मेजर इनकंसिस्टेंसी। जो अभी डार्क मैटर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक्सियंस जो है हाइपोथेटिकल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं,
उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्लीज़ मेक श्योर रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर रिमेंबर। अगला है गम्बुरसेव माउंटेन्स। गम्बुरसेव माउंटेन बेसिकली लोकेटेड है इन द एंटार्क्टिकाज थिक आइस शीट, याद रखिएगा, एंटार्क्टिका की थिक आइस शीट में ये लोकेटेड है, एंड दीज माउंटेन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1958। प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लिविंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।